सो गाइस, ये है Redmi Note 10 Pro Max का फ़ोन। ये डेड हो गया था। नॉर्मली कस्टमर ने कहा था कि यूज़ करते हुए सडनली बंद हो गया, उसके बाद से ये रिबूट नहीं हो पा रहा था। तो इसमें नॉर्मली CPU का फॉल्ट रहता है। आप कभी भी आप सर्च करेंगे, अगर इसको क्रोम में भी सर्च कर लीजिए या फिर नॉर्मली कहीं पे भी आप देखेंगे तो Note 9 से लेकर Note 10 Pro Max या फिर Note 10s या फिर Note 10 हो गया, तो सब में CPU से ही फॉल्ट आता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे चार्ज में लगाने से जो डिजिटल चार्जर है उसमें एम्पियर थोड़ा सा अब नॉर्मल है, थोड़ा नहीं बहुत अब नॉर्मल है। तो इससे सीधा सीधा इंडिकेशन CPU पे ही जाता है। बट उससे पहले हम लोग जो बेसिक जो चेकअप रहता है बेसिक वोल्टेज का, वो चेक करेंगे CPU में अटैक करने से पहले। नॉर्मली CPU में जो सोल्डर यूज़ किया जाता है इन स्मार्टफोन में, वो थोड़ा वीक रहता है, उस कारण से इसमें जल्दी प्रॉब्लम आ जाते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई सेट है और वो अच्छा चल गया है तो वेल एंड गुड। बाकी इन फ़ोनों में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ये जो सेट है अप्रॉक्स 2 से 2.5 साल उन्होंने यूज़ किया था और उसके बाद ये सडनली डेड हो गया। तो इसमें हम सबसे पहले इसका पैनल को ओपन करेंगे। पैनल को ओपन करने के बाद जो इसका मिड फ्रेम रहता है उसको निकालेंगे। ये मिड फ्रेम नहीं है, इसको एक तरीके से बैक कवर फ्रेम बोल सकते हैं। तो अब सबसे पहला प्रोसेस ये रहेगा कि इसमें हम DC से रीडिंग चेक करेंगे कि कितना रीडिंग आ रहा है। तो नॉर्मली हमने यहाँ पे इस तरीके से कनेक्टर को लगाया है और पावर बटन प्रेस करेंगे। आपको मैं DC का जो व्यू था वो तो मैं शो नहीं कर पाऊँगा, बट जो रीडिंग था वो 200 से 250 के बीच में जाके स्टक हो रहा था। ठीक है, तो इससे सीधा सीधा जो प्रॉब्ली सॉल्यूशन जो बनता है वो CPU रिबॉलिंग का ही बनता है। 3 चीज़ हम इसमें चेक करेंगे। एक तो आपका जो USB केबल से जो आपने जो चार्जिंग का एम्पियर देखा वो अब नॉर्मल था। दूसरा DC रीडिंग जो थी 200 से 250 के बीच में जाके स्टक हो रही थी। तो ये जो तीसरा रीडिंग रहेगा वो आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पावर IC है। पावर IC के पास जो ब्लैक कलर के यहाँ पे कॉइल्स दिख रहे हैं, इसको बक कॉइल्स बोला जाता है। इनमें कुछ वोल्टेजेस आते हैं लाइक 1.8 वोल्ट, 0.8 वोल्ट, 0.6 वोल्ट, 2.3 वोल्ट। ये अगर नॉर्मली बनते हैं तो आपका सीधा सीधा ये है कि CPU से ही प्रॉब्लम है। इन 3 चीज़ को आपको बेसिकली चेक करना रहता है। आपका जो आपका चार्जिंग एम्पियर है वो कितना आ रहा है। अगर आप नॉर्मल है तो CPU का प्रॉब्लम है, और अगर आपका पावर IC से आउटपुट आ रहा है और उसके बावजूद भी फ़ोन बूट नहीं हो रहा है तो भी CPU से प्रॉब्लम है। और जैसे मैंने बताया DC रीडिंग अगर स्टक हो रहा है 200 से 250 के बीच में जाके, तो भी आपका CPU का ही प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, ये बेसिक तरीका होता है। इन 3 चीज़ को आप एक साथ एक बार चेक कर लीजिए और उसके बाद इसमें आप CPU पे अटैक कर सकते हैं, अगर इतना में आप नॉर्मल आता है तो।
तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस रहेगा इसका स्टील को रिमूव करना। स्टील को काफ़ी केयरफुली रिमूव करना है, क्योंकि अगर कोई रेजिस्टेंस या फिर कोई कॉइल वो आपसे अगर टूट जाता है निकालने के दौरान तो आपका सेट डेड हो जाएगा। अभी तो फिलहाल डेड है ही, बट आप सीपीयू कितना भी रिवॉल्व कर ले, अगर कोई रेजिस्टेंस मान लीजिए कोई आपका कोई सिग्नल की रेजिस्टेंस है या फिर किसी टाइप का कोई क्लॉक सिग्नल का आपका रेजिस्टेंस है वो रिमूव हो जाएगा, तो उस कारण से फ़ोन डेड हो जाएगा। आप सीपीयू बार बार रिवॉल्व कर लें, हो सकता है सीपीयू सक्सेसफुली रिवॉल्व हो जाए, उसके बावजूद भी फ़ोन नहीं बूट हो पाएगा और आप ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाएंगे। तो थोड़ा सा केयरफुली इसको स्टील को रिमूव करें। रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सारे कंपोनेंट प्रॉपर है, कोई भी डैमेज नहीं हुआ है। तो सबसे पहला चीज़ इसमें क्लीनिंग करेंगे, उसके बाद का मैं आपको आगे बताता हूँ। सीपीयू के साइड में अगर आपने जब क्लीन कर लिया, उसके बाद जो सबसे साइड में आप देखेंगे वहाँ पे एमएमसी लगा रहता है, उसको हम हीट सिंक टेप से कवर करेंगे, ताकि अगर हम हीट मारते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, वरना आपको उसको भी बाद में रिबॉलिंग करना पड़ जाएगा। तो मैंने हीट सिंक से उसको कवर कर लिया है। अब उसके बाद आपको एक स्क्रैपर लेना है, जो कि मैंने यहाँ पे राइट साइड में पकड़ा हुआ है, और जो आपका जो एसएमडी रहेगा उसका जो एयर रहेगा 70 to 75 के बीच में रख सकते हैं, और जो टेम्परेचर रहेगा उसको भी आप 375 के अराउंड रख सकते हैं। 375 काफ़ी होता है, उतने में निकल जाता है। और देखिए ये जो आईसी रहती है, जो सीपीयू रहती है, इसके आसपास में आप देखेंगे ये आपका ब्लैक पेस्टेड आईसी होती है। ब्लैक पेस्टेड आईसी का मतलब जब इसमें इन्होंने इंस्टॉल किया था तो इसमें एक ग्लू लगाया गया था, ताकि अगर वाटर वगैरह कुछ घुसे तो उसके अंदर वो आपका थोड़ा सा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। तो आपको साइड में हल्के हाथों से इसको स्क्रैच करना है हल्का सा, तो ग्लू कट हो जाता है उससे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एकदम जेंटली करना है, अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से करेंगे तो नीचे के ट्रैक कर सकते हैं या फिर आसपास के कंपोनेंट भी उखड़ सकते हैं। हल्का सा हीट करना है, हीट करते हुए आपको नॉर्मली उसको स्क्रैच करना है। जैसे ये हो जाता है, उसके बाद आपको जो स्क्रैपर जो ब्लेड रहेगा उसको आपको धीरे से यहाँ पे इंसर्ट करना है। जैसे वो हीट होगा आपको पता लग जाएगा, बबल्स बाहर आने लगेंगे, जो सोल्डर के बबल्स रहते हैं थोड़े थोड़े बाहर आने लगेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि वो हीट हो रहा है। आपको ज़्यादा इसमें फोर्स नहीं लगाना है, आपको एकदम हल्के हाथों से इसको इंजेक्ट करना है ब्लेड को।
जैसे ये आपका इंसर्ट हो जाए उसको आपको जेंटली थोड़ा सा आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसको उठाएंगे तो ये आपका प्रॉपरली रिमूव हो जाएगा बिना कोई आपका ट्रैक डैमेज हुए। ठीक है, अगर कोई बॉल या फिर कोई पैड मिस हो जाता है तो फिर आपको टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि उसमें फिर आपको फिर माइक्रो जंपर करना पड़ेगा। वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है और उतना टाइम हमारे पास नहीं रहता है, तो एक ही बार में अच्छे से काम करने का कोशिश करना रहता है। इसके बाद का जो प्रोसेस रहेगा उसमें जो सबसे पहले आपको बिना टाइम वेस्ट करे जो सरफेस रहेगा उसको क्लीन करना रहता है। कभी भी सीपीयू पर अटैक नहीं करना है, सरफेस पे अटैक करना है। सरफेस में आपको प्रॉपर क्लीनिंग करना रहता है क्योंकि सरफेस गर्म रहता है। तो आप देख सकते हैं इसको नॉर्मली मैं हीट कर रहा हूँ। इसमें 320 के अराउंड मैंने इसको टेम्परेचर को सेट किया है और एयर को 50 के अराउंड सेट किया है। इतने में आपका जो यहाँ पे ग्लू लगा है वो कट जाएगा, साथ ही साथ जो बॉल्स रहेंगे वो भी पिघल जाएंगे इसमें। तो आप देख सकते हैं नॉर्मली इस तरीके से आपको स्क्रैच करना है हल्का हल्का, और इसको 30 से 45 डिग्री के एंगल में इसको थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से स्क्रैच करना है। अगर आप इसको 90 डिग्री एंगल में अगर इसको स्क्रैच करेंगे तो पैड पूरे कटेंगे और उसके बहुत सारे बोर्ड के अंदर स्क्रैचेस आ जाएगा। अभी हमारा जिस तरीके से इस प्रोसेस में आप करेंगे तो एक बूंद भी आपका जो स्क्रैचेस है आपके जो सरफेस रहेगा उसमें नहीं आएगा। जो मदरबोर्ड का सरफेस है उसमें बिल्कुल भी स्क्रैचेस नहीं आएंगे। तो थोड़ा आराम से इसको करना है। इसके बाद आपको जो सरफेस रहेगा एक बार ग्लू कट हो जाता है तो इसमें आपको फ्लक्स डालना है। फ्लक्स डालने के बाद इसमें आपको अगर पीपीडी होता है तो पीपीडी भी डाल सकते हैं, बाकी आपको जेंटली आयरन से इस तरीके से आपको सारे बॉल्स को पिघलाना रहेगा, एकदम प्लेन करना रहेगा। जो भी बॉल्स रहेंगे आपके आयरन में अटैच हो जाएंगे और जो आपका सरफेस रहेगा थोड़ा सा प्लेन हो जाएगा। इसमें हम पीपीडी अब डाल रहे हैं। पीपीडी से क्या रहता है कि जो भी बॉल्स में आपका जो नीचे पैड रहता है उसमें अगर कोई सोल्डर नहीं रहता है या फिर जो पुराने सोल्डर रहते हैं वो अगर कांटेक्ट सरफेस के साथ नहीं मैच कर पाते हैं तब उसके ऊपर ओवरलेयर एक तरीके से बन जाता है, जिसके कारण से आपको जो पैड है उसको क्लीन करना काफ़ी ईजी हो जाता है। इस तरीके से आपको बेसिकली आपको जेंटली इसमें यहाँ पे आपको सारे जो पीपीडी रहेगा, सारे जो पैड्स रहेंगे उसमें आपको आयरन को घुमाना है। हर स्टेप के बाद इसको प्रॉपरली क्लीन करना ज़रूरी रहता है। उस कारण से क्या रहता है आपका सरफेस धीरे धीरे और अच्छे से बेटर होते जाता है। तो अभी मैं दोबारा इसमें फ्लक्स डाल रहा हूँ। फ्लक्स डालने के बाद इसमें आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो डिसोल्डर वायर रहता है उसमें मैं हल्का सा रोजिन लगा के यहाँ पे अब मैं इसको सोल्डर के थ्रू इसको चलाऊँगा। ये जो सोल्डर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं T12 का जो आता है वो वाला सोल्डर है। और डिसोल्डर वायर काफ़ी अच्छा यूज़ करें उसका, क्योंकि अगर नॉर्मल आप डिसोल्डर वायर यूज़ करेंगे तो उससे पैड में स्क्रैचेस आ सकते हैं और एकदम आराम से इसको निकालना है। और अगर आप रोजिन यूज़ करते हैं तो उससे चांसेस ज़्यादा हो जाता है अच्छा जो पैड है वो क्लीन करने का। ठीक है, इस तरीके से सारे जो आपके पैड रहेंगे वो क्लीन हो जाएंगे।
क्लीन करने के बावजूद भी अगर आपको कुछ बॉल्स में रस्ट जैसा लगे तो आपको यहाँ पे आप देखिए ये जो ब्रश रहता है इसको आप एक तरीके से जाली वाला ब्रश बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें पहले आपको जो थिनर रहता है वो डालना रहता है, उसके बाद आपको ब्रश को चलाना रहता है। ब्रश को भी थोड़ा आराम से चलाना रहता है, ज़्यादा ज़ोर से अगर आप चलाएँगे तो नीचे स्क्रैचेस आएँगे और कुछ पैड वगैरह भी उखड़ सकता है जो CPU का रहता है। सो गाइस आप देख सकते हैं जो CPU का जो सरफेस है काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया है। जो CPU का यहाँ पे आप देख सकते हैं मदरबोर्ड में जो सरफेस है। तो अब इसके बाद जो रहेगा हम CPU में काम करेंगे। ये एक बार क्लीन हो गया तो जो CPU रहेगा आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका ये CPU है। अब ये जो CPU है Qualcomm का SM7150 है। अब इसका स्टेंसिल आपके पास होना चाहिए या फिर आप यूनिवर्सल से भी कर सकते हैं। यूनिवर्सल से भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है अगर जो नए रहेंगे उनके लिए। बाकी अगर आपके पास प्रैक्टिस रहेगा तो आप यूनिवर्सल से भी आराम से कर लेंगे। अब इस स्टेप में हम इसमें जो ग्लू लगा हुआ है, जो ब्लैक पेस्टेड ग्लू लगा हुआ है उसको कट करेंगे। इसी तरीके से आपको 320-330 के अराउंड टेम्परेचर रखना है और एयर को आप 50 के अराउंड रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको फिर धीरे धीरे इसमें इसको इंजेक्ट करना है। एक बार आपका जो फर्स्ट लेयर कट गया तो उसके बाद आपको बाकी लेयर आराम से कट जाता है। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे आपको जो ग्लू रहेगा उसको कट करते जाना है। ध्यान रखिए ताकत ज़्यादा नहीं लगाना है बिल्कुल भी। अगर आप ताकत ज़्यादा लगाएंगे तो इसका अगर CPU में कोई भी इफ़ेक्ट पड़ा, मतलब अगर कोई स्क्रैचेस आए या फिर बॉल कटा तो फिर उसको रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आपको सीधा सीधा CPU चेंज करना पड़ सकता है। एक बार CPU के साइड का ग्लू कट हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पे एक बार क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद आपको यहाँ पे फ्लक्स डालना है। फ्लक्स डालने के बाद आपको वही सोल्डर यूज़ करना रहेगा। सोल्डर से सारे जो बॉल्स रहेंगे उसको प्रॉपरली रब करना रहेगा। देखिए यहाँ पे मैं PPD यूज़ कर रहा हूँ, इससे थोड़ा सा जो कॉन्टैक्ट रहता है अच्छा हो जाता है।
जब आपको लगे कि प्रॉपरली आपका सीपीयू क्लीन हो जाए तब आप यहाँ पे डिसॉल्डर वायर यूज़ करना रहेगा। डिसॉल्डर वायर में अगर आप थोड़ा सा रोज़िन लगा दें तो वो जो आपके बॉल्स रहेंगे काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, मतलब फ्लैट हो जाएंगे। तो इस तरीके से जेंटली आपको यहाँ पे सबको रब करना रहेगा। सीपीयू को धीरे धीरे चारों तरफ इसको रब करेंगे। सीपीयू को प्रॉपर क्लीन करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है रिबॉलिंग करना। रिबॉलिंग करने के लिए आपको जो इसका स्टेंसिल रहता है वो यूज़ करना रहता है। आप यूनिवर्सल भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जो नए रहेंगे, न्यू बिगनर्स रहेंगे, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी ये उसी का ही, जो सीपीयू का है उसी का ही सेम स्टेंसिल है।
स्टेंसिल को इस तरीके से रखना रहेगा कि आपको जो सारे जो बॉल्स रहेंगे एकदम क्लियर दिखने चाहिए। कोई भी डस्ट, कोई भी आपको कोई कचरा वगैरह अगर थोड़ा बहुत आता है तो उसको पहले क्लीन करना रहेगा। उसके बाद उसको दोबारा फिर से सेट करके अच्छे से, फिर उसके बाद उसमें जो पीपीटी रहेंगे वो फिल करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए इस तरीके से मैं इसको दोबारा एडजस्ट कर रहा हूँ। एडजस्ट करने के बाद ध्यान देंगे कि आपको जो बॉल्स रहेंगे एकदम कांटेक्ट टू कांटेक्ट दिखे, मतलब बॉल्स के सीधा ट्रांसपेरेंट दिखे। थोड़ा बहुत साइड खिसका हुआ या फिर थोड़ा सा टेढ़ा हुआ तो अगर वैसा कुछ होता है तो फिर आपका बॉल आपस में जुड़ सकते हैं। तो इसलिए एकदम प्रॉपर फिक्स करें जो आपका स्टेंसिल रहेगा उसको। नीचे में जो रहेगा आप थोड़ा सा अच्छा जो आपका टिश्यू पेपर रहता है वो यूज़ करें और उसको थोड़ा फोल्ड करके यूज़ करेंगे तो उससे क्या रहता है, थोड़ा सा स्पॉन्जी हो जाता है सरफेस और थोड़ा बहुत खिसकेगा नहीं आपका। जैसे अगर आप थोड़ा बहुत कभी कभार खिसकता है ना स्टेंसिल, वो खिसकेगा नहीं। इस तरीके से फिर मैं इसमें पीपीटी फिल कर रहा हूँ। पीपीटी को अच्छे से सुखा के फिल करेंगे यहाँ पे। गीला पीपीटी जो रहता है, मतलब जो आपका वेट पीपीटी रहता है जो नॉर्मली जो बॉक्स के अंदर आता है, उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे। उसको किसी क्लॉथ में डाल के उसको अच्छे से टाइट करके घुमा के जो आपका क्लॉथ रहेगा उससे सुखा के फिर इसमें जो पीपीटी रहता है वो फिल किया जाता है। और पीपीटी को बार बार नहीं फिल करना है, बेसिकली 1-2 बार बस इसको फिल करना रहेगा जेंटली। और ज़्यादा फोर्स करके अगर आप करेंगे तो वो फिर पीपीटी फैल जाएगा और उसमें भी प्रॉब्लम होता है। तो बेसिक नॉर्मल तरीके से इसको जेंटली आप इसको फिल कीजिए, ठीक है। और कपड़े से अच्छे से क्लीन करेंगे तो आपका जो भी रहेगा, जो सरफेस रहेगा अच्छे से फिल हो जाएगा। मतलब सारे बॉल्स में जो रहेंगे वो सब फिल हो जाएंगे। अब फिल होने के बाद आपको जो बैंड ट्यूज़र रहता है उसका ज़रूरत पड़ेगा। अगर आपके पास सिर्फ नॉर्मल जो ट्यूज़र रहता है उसको यूज़ करेंगे तो आपका हाथ बर्न हो सकता है, क्योंकि एयर जो रहता है सीधा आपके हाथ के ऊपर पड़ेगा। तो बैंड ट्यूज़र यूज़ कीजिए। बैंड ट्यूज़र को इस तरीके से इस एंगल में रखेंगे और इसमें याद रखिए कभी भी टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं रखना है। ज़्यादा टेम्परेचर हाई रखने से बीच में जो बॉल्स रहते हैं वो फूल जाते हैं। उस कारण से क्या रहता है, आपकी जो रिबॉलिंग रहती है काफ़ी बेकार हो जाती है। तो अभी जो मैंने टेम्परेचर रखा है वो 300 रखा है और जो एयर रखा है 40 to 45 के अराउंड आप इसमें रख सकते हैं, ठीक है। जेंटली आपको हल्के हल्के हाथों से, अगर आपको लग रहा है कि एकदम से ज़्यादा बॉल्स बन रहे हैं तो थोड़ा सा आपको जो इसके दूरी रहेगी थोड़ी बढ़ानी रहेगी, जो आपका SMD का रहेगा, ठीक है। अब जैसे जैसे आप इसको आगे लेके जाएंगे वैसे वैसे आपको जो आपका ट्विज़र रहेगा उसको भी आगे बढ़ाना रहता है, क्योंकि कभी कभार क्या स्टेंसिल अंदर से बैंड होते जाती है जैसे हीट पड़ती है तो उस कारण से रिबॉलिंग गड़बड़ा जाती है। या फिर कभी कभार ये होता है कि कहीं कहीं बॉल बड़े हो जाते हैं और फिर स्टेंसिल जैसे आप उसको निकालने की कोशिश करते हैं तो बॉल भी साथ में, मतलब जो ट्रैक रहता है वो भी साथ में उखड़ जाता है। तो वो हमारे साथ नहीं होना चाहिए, एक ही बार में काम होना चाहिए ताकि टाइम ज़्यादा ना कंज्यूम हो। और जितने भी भाई ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप न्यू बिगनर हैं, प्रोफेशनल है तो ऑब्वियस सी बात है आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। और जो नए लोग हैं अगर वो फेल हो रहे हैं, चाहे कोई भी CPU, चाहे नॉर्मल CPU या फिर डबल डेकर या फिर किसी भी टाइप का CPU में फेल हो रहे हैं, तो हिम्मत नहीं हारना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे अपने आप सब चीज़ हो जाता है, ठीक है। बाकी हिम्मत नहीं हारिए, धीरे धीरे जैसे प्रॉब्लम आप टैकल करेंगे और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये भी काफ़ी ईजी लगने लग जाएगा।
सो गाइस आप देख सकते हैं रिबॉलिंग प्रॉपर हो चुकी है। इसको नॉर्मली फ्लक्स डाल के दोबारा हीट करना रहता है। अब आप देख सकते हैं सरफेस भी प्रॉपर क्लीन है और रिबॉलिंग भी प्रॉपर हो चुकी है। अब जो लास्ट स्टेप रहता है उसमें आपको प्रॉपर जो सरफेस है उसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। अगर कुछ डस्ट वगैरह आ जाता है तो वो नहीं होना चाहिए। और जो आईसी रहेगी उसको एग्जैक्ट लोकेशन में सेट करके आप उसको हीट करेंगे। जितना में आपने निकाला है उतने टेम्परेचर और एयर में सेट करके हीट करेंगे और हल्का सा टच करेंगे, एकदम हल्का सा टच, वो ऑटोमेटिक अपने पोजीशन में आएगा और उसके बाद आपका जो रिबॉलिंग रहेगी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब चेक कर लेते हैं, देखिए फ़ोन चालू होता है कि नहीं होता है। देखिए एम्पियर प्रॉपर अब ले रहा है, पहले से सही ले रहा है। और देखिए यहाँ पे आपको जो चार्जिंग का था वो भी दिखा रहा था। यहाँ पे मैं आपको फ़ोन को बूट करके दिखाता हूँ, फ़ोन बूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए चार्जिंग तो यहाँ पे दिखा रहा है, चार्ज हो रहा है बोल के। तो अभी एक बार बूट करके देख लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे फ़ोन चालू हो चुका है, यहाँ पे MI का लोगो आ चुका है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि CPU रिवॉल्व करने के बाद फ़ोन चालू हो जाता है या फिर साउंड और या फिर कैमरा काम नहीं करता है। बाकी इस कंडीशन में जैसे हमने इसमें चेक किया था तो प्रॉपर वर्क कर रहा था। CPU बैठाने के बाद कम से कम इसको 10 से 15 मिनट जो मदरबोर्ड रहेगा उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। डायरेक्ट आप ट्राई करेंगे तो कभी कभार आपको लगेगा कि फ़ोन चालू ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हीट काफ़ी रहती है। देखिए फ़ोन हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, चालू हो चुका है। तो अब फ़ोन प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो अब इसको पैक कर लेंगे हम। जो उसका जो पूरा फ्रेम वगैरह रहेगा सब चीज़ अच्छे से लगा देंगे। जो बैक पैनल रहेगा उसको अच्छे से पैक करते हैं। सो गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोन प्रॉपर चालू हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।